यस, तो आज हमें शुरू करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेप्ट। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आइए शुरू करते हैं। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 in which we are going to study accounting for not for profit concept. So the first thing to discuss is what is a not for profit concept. सर, ऐसी कंसर्न्स जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते। अच्छा, ये सब बोलने से पहले मैं जो जरूरी बातें वो बता दूं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? तो इस पे कंपलसरी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 12 मार्क के लिए। 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं 12-12 मार्क के लिए। एक रहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर और एक रहता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके और ये अब हम पढ़ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करने हैं, इनको कोई और नहीं होता। बाकी सबको और होता है, एडमिशन को और रिटायरमेंट आ जाएगा, डिसोल्यूशन को और इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और कुछ आ जाएगा। कोविड के टाइम पे ऐसा था कि बच्चे बड़े परेशान थे, बहुत ही दिक्कत में थे कोविड के टाइम पे। तो कोविड के टाइम पे ऐसा था, वो बताते थे कि कौन किसको और पूछा जाएगा, लेकिन अब आपके एग्जाम्स में किसको क्या और आने वाला है ये बताते नहीं। क्यों? फिर बच्चा क्या करता है, सारे ऊपर वाले चैप्टर पढ़ के आ जाता है और वाले पढ़ के ही नहीं जाता। वो बोलता है सिर्फ यही सॉल्व करने, तो यही पढ़ के जाते हैं। बट पर्पस वैसा नहीं था, इसलिए अब क्या किया, कौन किसको और आएगा हम बताएंगे ही नहीं। अब आपको ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। तो सब कुछ पढ़ के आओगे नहीं, अगर समझो आपने रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन दोनों और में छोड़ दिया, दोनों ऑप्शन में डाल दिया और वही दोनों एक दूसरे को और पूछ ली, अब आपको उसमें से एक सॉल्व करना ही पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ? तो ऐसा आप कर नहीं सकते, ये नहीं पढ़े वो पढ़े और ये नहीं पढ़े वो पढ़े, आपको सब पढ़ के रहना, ठीक है। तो कंपलसरी क्वेश्चन है 12 मार्क्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 12 भी और अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहां पर भी इस पर 12 मार्क या 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब हाई चांसेस से पूछा ही जाता है। किसी एक अटेम्प्ट में स्किप हो जाता है क्वेश्चन एनपीओ पर, बट ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, आपके साथ हो तो पता नहीं, बट एनपीओ पे क्वेश्चन आता ही है। तो ये अलग चीज है, अच्छे से सीखना है। ओके, अब शुरू करते हैं चैप्टर। सो सर, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसर्न्स, वन इज ट्रेडिंग कंसर्न एंड वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं वो प्रॉफिट कंसर्न्स होते हैं, दे वर्क टू अर्न प्रॉफिट्स। बराबर, जैसे मैं प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स की अगर कोई शॉप होगी, कोई ऑफिस होगा या कोई भी काम वो करते होंगे, तो वो ऑब्वियसली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए तो कर नहीं रहे, वो कमा रहे, कुछ ना कुछ कमाने के लिए कर रहे ताकि वो अपना घर चला सके, अपने शौक पूरे कर सके। बराबर है? हाँ। सो उनकी अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी सीख ली, उनकी अकाउंटिंग सीख ली। अगर आप सीए कर रहे हो तो उनका टैक्सेशन भी आप सीख लोगे। आया ना? हाँ। तो सर, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है? पहली बात तो ये होते कौन है, जिनका कंसर्न प्रॉफिट कमाना नहीं, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। दे आर वर्किंग कंप्लीटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन एनी वे। सर, एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, चर्च, आपकी कॉलेज, स्कूल्स, सिविल हॉस्पिटल्स, क्या ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने के हेतु से काम नहीं किया जाता। जैसे आपके कॉलेज में अगर आप जाओगे तो अगेन इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्यों? वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही है। तो सर, फिर हमसे फीस क्यों लेती है? आपसे फीस लेने का रीजन है कि जो एक्सपेंसेस उस स्कूल में या उस कॉलेज में होने वाले हैं, टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। टीचर्स थोड़ी वहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, टीचर्स तो वहां अपनी सैलरी कमा के अपना घर चलाने के लिए आए, तो उनको जो सैलरी देना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपको सर्विस देने के लिए, जो स्टाफ लगेगा, जो प्रीमाइसेस लगेगा, जो एसेट्स लगेगी, उन सबको एक्वायर करने के लिए और आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो पैसे आपसे चार्ज किए जाए। इसमें से कुछ बच्चे ग्रांट में एडमिशन लेते, जिनको ज्यादा परसेंटेज होते, तो उनके पैसे गवर्नमेंट स्कूल को देता है।
कि आप हमारे देश की जनता को जागरूक बना रहे हो, लिटरेट बना रहे हो, तो हमारा देश इससे बढ़ेगा, तो लोग हम उसके लिए पैसा देते हैं। तो कुछ बच्चों की फीस गवर्नमेंट भरता है और कुछ बच्चों की फीस बच्चों को खुद भरनी पड़ती है, बराबर। तो जिसके ज्यादा परसेंटेज है उसके पैसे गवर्नमेंट भरता है। ग्रेट। तो सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी क्या, ये तो समझ गया कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, उनका काम है ऑब्वियसली पूरी तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, या फिर किसी भी तरीके से लोगों की भलाई हो या कोई भी और चीज की भलाई हो। तो टेम्पल्स, गुरुद्वारा, सर इनको अकाउंटिंग की क्या जरूरत है, क्या करना है इनको अकाउंटिंग करके? आपको नहीं लगता कि आपके पास इतना पैसा नहीं, उससे कहीं ज्यादा पैसा आज टेम्पल्स के पास, गुरुद्वारा के पास है, या मस्जिद के पास है, या और जो भी चर्च है या जो भी है, अलग अलग धर्म के अलग अलग जगह हैं, तो सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है और उसमें लोग बड़ी श्रद्धा से दान देते हैं। कोई हजारों का दान देता है, कोई लाखों का दान देता है, कोई करोड़ों का दान देता है, जिसकी कैपेसिटी। आज क्या लगता है शिरडी के साईं बाबा कितने फंड्स होंगे? सर अगर उनके फंड्स हमारे नाम से रिलीज कर दिए जाए तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं, हम लोगों को पढ़ाई करवाएंगे, कॉलेज खोल देंगे नया, बोलेंगे अपना कॉलेज है जाके पढ़ लो, बराबर कि नहीं? सर आपको वहां प्रिंसिपल बना देंगे। और अगर वहां के सारे पैसे मिल जाए तो इतना पैसा है, चलो और एक एग्जाम्पल उससे भी बड़ी, तिरुपति बालाजी संस्थान, सर वहां पे तो कोई माप ही नहीं है, भयंकर पैसा है, मतलब इतना है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अपनी इमेजिनेशन के बाहर है। तो डोंट यू थिंक कि इन पैसों पे कुछ चुनिंदा लोगों का ही कंट्रोल आ जाएगा, जो उस टेम्पल को मैनेज करने वाली कमेटी है, सारा डिसीजन मेकिंग वही करेगी। अब तो वो कमेटी अगर मिली भगत कर ले तो बोलो उनकी जिंदगी तो सेट है। लोगों से श्रद्धा पे पैसा लो, लोगों को बोलो अरे भगवान को पैसा चढ़ाओ आपका सब काम हो जाएगा, और उनके पैसे से अपने काम चलाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ तो कभी न्यूजीलैंड घूमने जाओ, बराबर कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या जरूरी है, इनका भी अकाउंटिंग जरूरी है, इनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग, क्या मैं पैसे कमाता हूं तो मुझसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है? हाँ, लेकिन ये स्कूल्स, कॉलेजेस, टेम्पल्स, चर्च, गुरुद्वारा, क्या ये पैसे कमाते हैं? ये कमाने के लिए काम करते हैं क्या? क्या ये टेम्पल में एंट्री फी रखते हैं क्या? देखो दर्शन करने तो आज का रेट 1000 रुपए है, फिर ये माल मुझे कम ज्यादा होते रहता है रेट, आज 1200 रुपए में एंट्री मिलेगी, आज बहुत भीड़ है, डिमांड ज्यादा है, आज 1500 में एंट्री मिलेगी। नहीं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, एवरीबडी इज वेलकम, जो भी आना चाहे आओ। और अगर आप शिरडी के मंदिर में जाते हो तो वहां तो खाना भी फ्री होता है, सारे जो भी गरीब लोग होते हैं वो लोग आके वहां पे ही खाना खाते हैं। तो जो लोगों का बाहर कहीं गुजारा नहीं हो रहा है वो शिरडी में जाके सेटल हो जाते हैं, वहां खाना तो मिल जाता है दोनों टाइम का, ऐसे। सो ये जो सारे इनके काम है, मतलब ये जो सारे एक्टिविटीज ये कर रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ खर्चा तो ये करते ही हूँ, और इसके लिए इन्हें पैसा लगता है, और वो पैसा कहाँ से आता है? ऑब्वियसली डोनेशन से। पर क्या वो पैसा सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं, ए, एंड बी, अगर उन पैसों पर कमाई की जा रही है उस संस्था के द्वारा, तो क्या उस कमाई पर इनकम टैक्स उन्हें भी लगना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, जैसे हम पैसे कमाते हैं तो हमें टैक्स लगता है, क्या वैसे ही उनकी कमाई पर भी उनको टैक्स लगना चाहिए? हाँ। बट ऑल दी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर टैक्स फ्री कंसर्न्स, इनको कोई टैक्स लगता नहीं, इनको एक पैसा टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती। बट कब तक? जब तक ये अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ तब तक। अगर इनके पैसे गलत इस्तेमाल में पकड़े गए तो इनको भी टैक्स लगा दिया जाता है, और इनको टैक्सेशन के साथ फीस, फाइन, पेनल्टी सब लगा दिया जाता है, और उनका जो एक टैग है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का वो हटा दिया जाता है, अगर उनकी एक्टिविटी सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही है तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके अकाउंट्स के ऑडिट भी होते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका कमिश्नर होता है, जिसको चैरिटी कमिश्नर बोलते हैं, ये ध्यान रखता है कि कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गलत काम ना कर रही हो, उसके पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो रहा हो, एंड जो भी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका अकाउंटिंग प्रॉपरली हो रहा हो, उसका ऑडिट प्रॉपर हो रहा हो, उसके पैसों का कोई मिसयूज नहीं कर रहा हो, क्योंकि लोग वहां पे अपनी श्रद्धा से पैसा दे रहे और कोई उस पैसे से मजे कर रहा, ये नहीं होना चाहिए। तो चैरिटी कमिश्नर ये ध्यान रखता है। तो हर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंसेस दिए गए, अगर उन्होंने अपने लाइसेंस के टर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किए, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, जो भी पैसे आ रहे थे वो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं दिखाया, तो ये चैरिटी कमिश्नर क्या करता है, उसका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर देता है और वो वहां से एक प्रॉफिटेबल कंसर्न में कन्वर्ट हो जाती है, और अब उसको टैक्सेशन भी भरना पड़ेगा और सारी चीजें उस पर लागू हो जाएगी ऐसे। ओके ठीक है सर। तो सर इसका अकाउंटिंग करना है, अब कैसे करना है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का हमें सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर्स, वो तो सब वैसे ही बनते हैं, कैसे? जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न के बनते हैं, तो वो सब सेम है। जर्नल एंट्रीज वैसे ही पास होगी, वही डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वो सब सेम। लेजर्स वैसे ही बनेंगे, सब्सिडियरी बुक्स अगर बनाने तो वैसे ही बनेंगे, एंड ऑब्वियसली आप फाइनल अकाउंट्स उनके आप कैसे बनाओगे वो हमें सिर्फ सीखना है। समझ में आ रहा? हाँ। तो सर एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, जैसे हमें ट्रेडिंग कंसर्न या प्रॉफिट कंसर्न के केस में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस, और फिर कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाती है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, उन प्रॉफिट कंसर्न्स के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। एम आई करेक्ट? हाँ। सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के केस में ट्रायल बैलेंस की जगह पे आपको दिया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया जाएगा बोलो? विच इज नथिंग बट सिमिलर टू कैश बुक। कैश बुक जानते हो आप क्या होती है? आपने कैश बुक बनाना सीखा है, 11th स्टैंडर्ड में सभी ने कैश बुक बनाए हैं। तो कैश बुक में क्या होता है सर? रिसीट्स एंड पेमेंट। तो रिसीट्स मतलब पैसे जो जो आए, और पेमेंट मतलब पैसे जो जो गए, खर्च किए। करेक्ट है? तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब ही कैश बुक, पैसा कहाँ कहाँ से आया और पैसा कहाँ कहाँ पर गया। करेक्ट? तो सर ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हमें इनके फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाना पड़ेगा? तो जो पहली चीज इनके फाइनल अकाउंट्स में बनेगी उसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनेगा बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता? बताओ, ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं क्या? नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्या? नहीं। तो यहां पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड तीसरी जो चीज हमें बनानी है, मतलब बेसिकली दो चीजें बनानी है, ये तो आपको दिया होगा एज अ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस बोलकर, एंड फिर आपको उससे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड आपको बनानी है बैलेंस शीट। अच्छा, तो सर एक तो बनानी है बैलेंस शीट और दूसरा बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दोनों हमें बनाना सीखना है। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स के पार्ट्स, जो कि हम किसकी मदद से बनाएंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक के जैसी बुक होती है, उसकी मदद से, और कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दी होंगी, उन दोनों को यूज करके हम बनाएंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बराबर है? अब अगर बात करी लास्ट बेंच, तो आज आखिरी दिन हुआ क्लास में, ठीक है? इसके बाद मैं कभी आने नहीं दूंगा अंदर। अब ध्यान देंगे अच्छे से। तो सर सबसे पहले तो हमें बताओ कि ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिया जाता है। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फर्क आपको बताया है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ट्रायल बैलेंस बनता है क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। यहाँ आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। वो क्या होता है अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। इनके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। इनके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ये हमें दिया जाएगा और ये हमें बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये दिया जाता था और ये हम बनाते थे। ओके, और इसका नेट रिजल्ट हमेशा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था ट्रेडिंग कंसर्न का। पर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में नेट रिजल्ट या तो सरप्लस रहेगा या डेफिसिट। हम उसको प्रॉफिट कभी नहीं बुलाएंगे और लॉस भी कभी नहीं बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? अगर सरप्लस है तो सरप्लस और डेफिसिट है तो डेफिसिट। यानी क्या कि पैसा आया ज्यादा खर्च कम हुआ तो सरप्लस, और पैसा आया कम खर्च ज्यादा हुआ तो डेफिसिट। एवरीबॉडी उपसुक? ओके। और बाकी सर यहाँ पे कुछ तो ओनर रहेगा तो उसका फंड मतलब कैपिटल, लेकिन यहाँ कोई ओनर रहेगा क्या? नहीं। तो यहाँ सर जो पैसों से वो संस्था शुरू हुई है उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल फंड कहा जाएगा। जो किसी का है क्या? नहीं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आ रही क्या बात समझ में? बोलो हाँ या ना? ओके सर, इनको क्या जरूरत है बुक्स मेंटेन करने की? ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। फिर भी लिखा है टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, टू नो द सोर्सेज ऑफ इनकम्स एंड द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पता चलना चाहिए ना कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। अभी जैसे ना एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हमारे पास आया था, मुंबई का कोई एक वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ था बेसिकली, जो कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये उनकी सर्विसेज थी। अब वो एनजीओ को लाइसेंस मिलता है कि वो लोगों से डोनेशन मांग सकता है, और लोगों से डोनेशन मांग सकता है ये दावा कर कर कि आप जो डोनेशन हमें दोगे उतनी इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। उसे कहते हैं सेक्शन 80G का डिडक्शन। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये सब आप इनकम टैक्स एक्ट में सीखोगे जब सीखोगे। तो चैप्टर 6A में डिडक्शंस दिए हैं कि आप ये करोगे तो आपका इतना प्रॉफिट हम कम कर देंगे, तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी चीजें डाली है जिससे लोगों की भलाई हो, ताकि लोग दान दे अपना टैक्स बचाने के लालच में। और दान भी हो जाएगा तो दान का पुण्य भी मिल जाएगा और टैक्स भी बच जाएगा, दोनों पर्पज हो जाते हैं। तो अगर आप किसी टेम्पल में आप अगर डोनेशन देते हो तो वो टेम्पल को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाकर, तभी वो 80G की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, उसके बिना नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, मुझे पता है कि ये संस्था में मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट कम करने के लिए जाऊंगा उस संस्था के आदमी से बात करूंगा, बोलूंगा देख भाई मेरे को डोनेशन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को टैक्स बचाने का है। तो मैं क्या करता हूँ, तेरे नाम का चेक देता हूँ, यानी तेरे संस्था के नाम का। तू उस चेक से क्या निकाल ले, कैश, और वो कैश मुझे वापस लौटा देना, थोड़े पैसे तू रख लेना। आप समझ रहे हो? तो मेरे अकाउंट से तेरे अकाउंट में पैसा आया, तूने वो पैसे निकाले किस लिए, तो संस्था के काम करने के लिए, खर्चे करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। लोगों की भलाई तो कुछ हो नहीं रही, मेरे पैसे वापस से मेरे को मिल जाते हैं, थोड़े कम मिलते हैं। तो मैंने 1 लाख का डोनेशन दिया, उसको बोलता हूँ तो मेरे को 90,000 वापस देना, 10,000 तू रख लेना। अब 10,000 तू संस्था में लगा या तू तेरे जेब में लगा, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं। ये होता है एक्चुअली। बट इसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है सर, ऑब्वियसली हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या है इस संस्था के। तो जब सोर्सेस ऑफ इनकम देखे जाएंगे तो यार 1 लाख रुपए आ रहे हैं और उसके सामने 90,000 रुपए का खर्चा दिखा रहा, क्योंकि 90,000 तो मुझे दे रहा है ना तुरंत वापस से, और वो कैश में दिखाएगा, वापस मुझे दे रहा है ऐसा दिखाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो 90,000 वो कैश में दिखाएगा तो कैश का खर्चा क्या किया बताओ। तो अब वो बोलेगा हमने एसी लाए थे 90,000 में, पता एसी का है, ऑडिट करने जाएंगे तो ये चेक करेंगे। तो वो बॉम्बे की जो संस्था थी उसके पास गए थे, उसको 80G का डिडक्शन देने का ये था, मतलब उसके पास लाइसेंस था कि वो किसी को भी 80G के सर्टिफिकेट्स दे सकता है, उसको जो भी डोनेशन देंगे। अब वो संस्था का ऑडिट हम कर रहे थे तो खर्चे सारे चेक कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऑफिस बनाया था नया संस्था की मीटिंग्स के लिए, यानी जो भी संस्था के कमेटी मेंबर्स थे तो बैठ के डिसाइड करते हैं ना कि कल क्या इवेंट लेना है, कहाँ पर क्या कोई वृद्धाश्रम में कुछ दान देना है, क्या बिल्डिंग वगैरह बनानी, क्या कुछ ऐसा, वो सब मीटिंग लेते। तो मीटिंग के लिए उन्होंने एक ऑफिस बनाया था।
ऑफिस में उन्होंने फर्नीचर बनाया था और एसीज लगाए, और लकीली उसी ऑफिस में बैठ के हम लोग ऑडिट कर रहे थे, यानी हम उनका सब एक एक चीज चेक कर रहे थे। तो वो देखा हमने कि यार ये ऑफिस में इन्होंने फर्नीचर बनाया है, 6.5 लाख रुपए लिखा हुआ था, एसी लिखा हुआ है, कुछ वो भी 3-4 लाख रुपए कुछ लिखा हुआ था। तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा फर्नीचर 6.5 लाख का, सिंपल 3-4 टेबल रखे हुए थे और आसपास चेयर रखी हुई थी बस बैठने के लिए, बाकी तो ऐसा कोई फर्नीचर था नहीं। तो 6.5 लाख का फर्नीचर बहुत ज्यादा हो गया। एंड एसी भी नहीं, एसी सिर्फ 2 लगे हुए, 3.5 लाख के एसी कहाँ से हो गए? 2 एसी 3.5 लाख के तो आते नहीं, एसी का तो कॉस्ट अपने को भी मालूम था। तो हमने बुलाया, पहले तो उनके जो मैनेजर थे उनको बुलाया, बिल दिखाओ यार ये सब एसी के। हाँ सर सब रेडी है एकदम, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए सर, यहाँ पे गलत काम होता ही नहीं। बोले हाँ तुम दिखाओ हम देख लेंगे वो गलत सही। वो लेके आया फर्नीचर के बिल, प्लाई खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, फलाना ढिमका सब खरीदा उसने, और एसी के भी बिल लेके आया। अब बिल लाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊँ, आपने कल एसी खरीदा होगा, आपने बिल नहीं लिया होगा क्योंकि आपने घर पे एसी लगाया है, तो आपको बिल की जरूरत नहीं दिया, पैसे देके एसी खरीद के लेके आए। ऐसे उस दुकानदार के पास 10 एसी के बिल पड़े, मैं जाता हूँ खरीद के लेके आ जाता हूँ। एसी नहीं खरीदता, बिल खरीदता, बिल मिल जाता है मेरे को उसको, तो मेरे नाम से बिल बना के दे दे। एसी तो बिक गया तेरा किसी और को, बिल मुझे दे दे। बिल दिखा रहा हमको, और वो इतना बेवकूफ था मैनेजर कि उसको ये भी नहीं दिख रहा कि उसमें एसी 10 यूनिट्स लिखा है और यहाँ 2 यूनिट्स लगे हुए हैं। सर यहाँ तो 10 दिख रहा है, तो नहीं, बोले सर वो अलग अलग हॉल में लगाए ना, चलो लगे। अब उसके पसीने छिड़ गए, दिखाओ कहाँ है, 10 गिन लेते हैं अपन जाके। सर क्या जरूरत है सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको 10 है ऐसा लगे हुए, ये 2 है और बाकी 8 अलग अलग हॉल्स में लगे हुए हैं, चलो दिखा दो ना आप एक बार, देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएंगी, हमारा भी टेंशन फ्री हो जाता है। हमको ऑडिट हमारा साइन होगा उस पर, कल को गलत निकला तो हम फंस जाएंगे सर, आप दिखा दो। तैयार ही नहीं हो लेके जाने के लिए। अरे फर्नीचर आप 6.5 लाख का बता रहे हैं, इसमें प्लाई खरीदा आपने, कहाँ है प्लाई? तो नहीं, बोले वो अलग अलग जगह पे लगाए हमने, चलो वो भी दिखाओ। कुछ भी दिखाया और फिर वो हमें ऑफर करने लग गया, सर ले दे के खत्म करो वो, बस तो गया आगे। फिर हमने डायरेक्ट उसी कमेटी मेंबर्स को बुलाया, कमेटी मेंबर्स को भी मालूम नहीं था वो मैनेजर फ्रॉड था। अब ये कैसे पकड़ा गया? अकाउंटिंग तो वाउचर बना के बैठा था, उसको क्या लगा था बेवकूफ लोग आएंगे, उनको थोड़े से पैसे दे देंगे और खत्म हो जाएगा मामला। पैसे जबरदस्त खाए थे उसने, और ये तो हमने उस साल हमारे पास ऑडिट आया तो हमने पकड़ा, उसके पहले उसने ऐसा कितना और क्या कर दिया होगा। अगर वो निकालने बैठ गए, वो भी निकाल सकते थे, पर वो निकालने बैठ गए तो लूट जाता। कमेटी मेंबर्स को बुलाया, झगड़े, गाली गलौज, उनका सीन क्रिएट हो गया, और हमने फिर रिपोर्ट बनाई। हमारी रिपोर्ट में सब लिख के दिया हमने, ऐसा ऐसा हुआ, द मैनेजर वॉज फ्रॉड है, और ये चैरिटी कमिश्नर को भेज दिया। चैरिटी कमिश्नर इमीडिएटली क्या करेगा? सबसे पहले तो उसका एटीजी का लाइसेंस रद्द करता है कि साला ये उसमें भी चोरी कर रहा होगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना। तुम्हारे टैक्स बचा रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, और एक्चुअली लोगों की भलाई भी नहीं हो रही, तो दोनों पर्पस फुलफिल नहीं हो रहे, बस लोगों के टैक्स ही बच रहे। तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द हो गया, और आज भी वो अभी वैसे ही। नहीं देखो, हमको फिर कमेटी मेंबर जब आए तो वो क्या बोलते हैं, सर अभी संस्था का नाम खराब होगा, ये वो ऐसा ऐसा। मतलब नहीं सर, देखो हमारा काम है ऑडिट करना, तो हमारा काम है ऑडिट करना। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ उनका लाइसेंस ही रद्द कराया, तो मतलब हमने रिपोर्ट में डाला है ना सब कुछ, और हमने तो रेड पेन से डाला है, मतलब रेड अक्षरों में लिख के दिया था कि इट इज वेरी सीरियस, बिकॉज द संस्था इज इटसेल्फ अ फ्रॉड, फ्रॉड है ये पूरा, आप इमीडिएटली इस पर एक्शन लो। तो चैरिटी कमिश्नर को हमने रिपोर्ट भेजा है, उनको चैरिटी कमीशन को देना पड़ता है सब। और देखो कभी ना कभी वो खुलना ही था, ये एकदम नॉनसेंस तरीके से फ्रॉड कर रहे थे। उसको मैंने वो भी बोला, फ्रॉड करना मेरे से सीख बताता कर, कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा कैसे करना। तो बाद में सब समझ में ये आया, कमेटी मेंबर से रिलेशन बन गए थे, तो उनसे बाद में जब रिपोर्ट फाइनल कर रहे थे हम यहाँ बैठ के ऑफिस में, तो उनसे बात करते थे, जो भी लगा तो ईमेल पे डॉक्यूमेंट मंगाते थे। तो तब सब समझ में आया कि सर उसके घर पे एसी लगे थे, उसके घर पे फर्नीचर लगे थे, उसके सब बिल इधर दिखाए थे उसने, मतलब सब काम घर पे हुआ था और सब इधर लगा के। और अब बॉम्बे में जो लोग रहते हैं ना, उनको टाइम नहीं रहता है, तो कमेटी मेंबर सिर्फ आके बैठते थे, बाकी देखते कुछ नहीं थे क्या हो रहा क्या नहीं, सब कुछ वो मैनेजर के हाथ में था, और बहुत ट्रस्टवर्दी मैनेजर था उनके लिए। पर बाद में वही फ्रॉड निकला। ये किस वजह से हुआ? सर अकाउंटिंग प्रॉपर्ली चेक किया, ऑडिट किया, उस वजह से। समझ में आ रहा? यस। एंड और भी फिर चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, मुंबई
पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, इसके तहत बहुत सारे कानून कायदे, इतना इजी नहीं है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाना, क्योंकि आपको हम ATG सर्टिफिकेट्स इशू करने का राइट देते हैं, तो मतलब आप लोगों का टैक्स कम कर सकते हो, तो आप पे कितना ध्यान रखेंगे आप समझ रहे हो। तो ये एक्ट बने हुए हैं, इन एक्ट के तहत आपको हर एक साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों चैरिटी कमिश्नर को भेजना पड़ता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो जाता ही जाता है, और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान रखने के लिए बनाई गई होगी सबको देना पड़ता है। देन सरप्लस या डेफिसिट पता करने के लिए, अब ये क्या है बाद में समझेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्थ कितना है ये पता करने के लिए, एंड कोई भी माल प्रैक्टिसेस या मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ कैश एंड एसेट्स ना हो, इसलिए भी अकाउंटिंग करना है। तो दीज आर रीजंस, फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में कभी पूछ ले इसलिए बता दिया था। अब सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, ये रहा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बताओ डेबिट साइड में क्या रहेगा, क्रेडिट साइड में क्या रहेगा सारे, डेबिट वॉट क्रेडिट वॉट। क्या ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक हिसाब से कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ही है? हाँ, जैसे 2 कॉलम कैश बुक आप बनाते हो, इट इज एग्जैक्टली सेम। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अब जवाब देना। 5 साल पहले के मेरे कुछ पैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी से 50,000 रुपए लेने बाकी थे, बराबर। वो पैसे इस साल आए, तो मेरा सवाल है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में ये 5 साल पहले के लेने के पैसे, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कब का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग समथिंग, यानी 2025 पकड़ लो आप, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बना रहा हूँ या बना हुआ है, हमें बना हुआ देंगे, वो CA के स्टूडेंट्स को बनाना भी पड़ता है, रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं CA फाउंडेशन में। यहाँ स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा, रिसीट पेमेंट देंगे, उससे आपको आगे फाइनल अकाउंट्स बनाने। तो क्या ये 5 साल पहले के लेने थे पैसे, किस बात के थे वो भी बताता हूं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पुराना फर्नीचर था, वो बेचा था 50,000 में, वो पैसे 5 साल पहले के लेने थे, उसने आज दिए। क्या ये इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आएगा या नहीं? क्या ये इस साल के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आएगा या नहीं आएगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं आएगा। 5 साल पहले का लेना था पैसा आ रहा है आज अभी इस साल में, ये मैं बना रहा हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। माय क्वेश्चन इज सिंपल, क्या ये मेरे 50,000 रुपए 5 साल पहले के जो लेने थे, जो अभी रिसीव हुए हैं, वो रिसीट्स में आएंगे या नहीं? एब्सोल्युटली आएंगे। 5 साल पहले के हो, या एक काम करते, हमारा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या अनिकेत हमारा, ये वाला अनिकेत हमारा, ये इडली वाला अनिकेत है ना, इडली में भी तुम लोग होना अभी पार्टनर, वो इडली चालू ही नहीं तुमने की ना चालू, नहीं जाने, फिर ये वाला अनिकेत। तो ये वाला अनिकेत बाद में पूछना मेरे को, ये वाला अनिकेत हमारा मेंबर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रोट्रैक क्लब सुना है आपने, लायंस क्लब सुना है? तो ये जो क्लब है ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट दे डू, दे प्लांट ट्रीज, दे कंडक्ट डिफरेंट इवेंट्स फॉर द पीपल ऑफ धुरे या फॉर पीपल ऑफ एनी सिटी। एंड ये क्या करते, उनकी क्लब में मेंबर्स ऐड करते, उन मेंबर्स से मेंबरशिप फी लेते फॉर एवरी ईयर, उस मेंबरशिप फी को पैसा इकट्ठा करते और उस पैसे से फिर क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, जो सोसाइटी के लिए भी रहते, उनके मेंबर्स के लिए भी रहते हैं, पर ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अनिकेत भी हमारे ऐसे ही कोई क्लब का मेंबर है। अच्छा, हर साल 5,000 रुपए हमारी क्लब की मेंबरशिप फीस है। अनिकेत CA बन गया है और अनिकेत अब अब्रॉड जा रहा है अगले 10 साल के लिए, वो यहाँ पे रहने ही वाला, और उसके बिहाफ पे हमें कोई 5,000 रुपए यहाँ पे हर साल के दे दे और उसकी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखे, ऐसा कोई है नहीं। इसलिए अनिकेत आया और बोला कि सर मैं तो अभी 10 साल के लिए जा रहा हूँ,
बट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द मेंबरशिप। 10 साल बाद जब मैं आऊँ तब भी मैं आपके क्लब में मेंबर रहना चाहता हूँ और इस क्लब के बेनिफिट्स मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। सो आप मेरी 10 साल की मेंबरशिप अभी ले लो पूरी, 5,000 रुपये एक साल का है, आप 50,000 रुपये रखो और मुझे मेंबर 10 साल तक आप कंटिन्यू करते रहना। तो इसने 10 साल की मेंबरशिप फीस एक साथ दे दी। कैसे दे दी बोलो? एक साथ पूरी 50,000 रुपये। बोला अनिकेत सोच ले, अनिकेत बोला अरे रखो सर, और चाहिए तो बोलो। नहीं बस बताओ क्या ये पूरे 50,000 इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे या नहीं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एब्सोल्युटली आएंगे। तो मैं कंक्लूड करता हूं इस बात को, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट रहेगा जिसमें इस साल में जो भी पैसा आया, भले ही वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, पिछले 25 साल का हो, पिछले 50 साल का हो, या अगले 50 साल का हो, या अगले 10 साल का हो, या कभी का भी हो, वो कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल पेमेंट हो, वो रेवेन्यू रिसीट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो। सर कैपिटल रिसीट मतलब? अरे तो फर्नीचर बेचा था तो उसका पैसा तो कैपिटल रिसीट हुआ ना। अरे हाँ, और ये जो मेंबरशिप फीस दे रहा है वो रेवेन्यू रिसीट हुआ, क्योंकि वो डेली हर साल हम रिकरिंग बेसिस पे लेने वाले हैं। समझ आ रही क्या बात? यस। कोई भी टाइप ऑफ रिसीट हो, कौन से भी ईयर की रिसीट हो, क्या वो इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आएगी? हाँ। एंड सर कोई भी पेमेंट हो, किसी भी साल का हो, कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, कैसा भी पेमेंट हो, वो इस पेमेंट साइड में आएगा। इस साल का हो, पिछले साल का हो, पिछले 10 साल का हो, अगले 10 साल का हो, कभी का भी हो, क्या वो इस पेमेंट साइड में आएगा? हाँ। ऐसा बनेगा ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। थोड़ी बात समझ में आई क्या? तो ये देखो क्या लिखा है, ऑल रिसीट्स, भले ही रेवेन्यू हो या कैपिटल, प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, अगले 10 साल की हो, पिछले 10 साल की हो, कभी की भी हो, पैसा अगर अभी इस साल में आया है, पैसा इस साल में आना चाहिए ना। अगर इसने मेरे को पैसा 10 साल का अभी दिया ना, तो अभी दिया, तो अभी के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पूरे 50,000 रुपीज आएगा रिसीट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर ये तो सिंपल कैश बुक है ना, तो पैसा आया तो आया लिखना ही पड़ेगा, वो कब का है और वो काय का है इससे कोई लेना देना नहीं। थोड़ा समझ में आ रहा है? पक्का? तो बताओ क्या ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये अक्रूवल बेसिस पे बन रहा है? नहीं 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 सर, ये कैश बेसिस पे बन रहा है। जैसे पैसा आया, कौन सा भी पैसा हो, कभी का भी पैसा हो, रिसीट्स में लिखा जाएगा। और जैसे पेमेंट किया, कौन सा भी पेमेंट हो, काय का भी पेमेंट हो, कभी का भी पेमेंट हो, ये पेमेंट साइड में आएगा। थोड़ा थोड़ा पूरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो सर ऑल रिसीट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, हाँ वो उस पीरियड में कैश का आना जाना होना चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो फिर वो डेफिनेटली हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पार्ट आ जाएगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। इसके फीचर्स दिए कि ये एक रियल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया, सर कैश बुक है ना, तो कैश के लिए कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। लेकिन हाँ, बैंक के भी ट्रांजैक्शंस इसी में रहेंगे ना बच्चों। बैंक में पैसा आया तो भी रिसीट में ही लिखना है, बैंक से पैसा गया तो पेमेंट में लिखना है, कैश में पैसा आया रिसीट में लिखना है, कैश में पेमेंट किया पेमेंट में लिखना है। पैसा कैश में हो या बैंक में, वो सब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। हेलो सर, इट इज सिमिलर टू कैश बुक, करेक्ट है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स, भले रेवेन्यू हो या कैपिटल। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स मेड ड्यूरिंग अ पीरियड, करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, कभी का भी हो। गुड। इनकम रिसीवेबल्स, हाँ अब एक मिनट सुनो, अभी ये वाला अनिकेत, इससे मुझे पिछले 3 साल के सब्सक्रिप्शन फीस लेने बाकी है, ये भी हमारे क्लब में मेंबर है। तो बोले सर मेंबर तो रखो, पैसे दे दूंगा। यार पैसे दे तू, इस साल दिया नहीं, अगले साल दिया नहीं, उसके अगले साल दिया नहीं, अभी चौथा साल चालू, 3 साल से हम उसको मेंबर कंटिन्यू रख रहे हैं, अभी 4th ईयर भी मेंबर कंटिन्यू रखा, उसको बोला यार पैसे दे। तो 3 साल का इससे सब्सक्रिप्शन फीस लेना बाकी है। बोलो ये रिसीट साइड में आएगा कि नहीं? बोलो ये रिसीट साइड में आएगा कि नहीं?
सर कैसी नॉनसेंस सवाल पूछ रहे हो हम, क्या आपको इतने बेवकूफ लगते हैं क्या? ऐसा आपने बोलना चाहिए था, पर आप बोले नहीं, मतलब आप वेरी गुड। सर रिसीवेबल है तो रिसीट में कहां से आएगा? आप साफ बोल रहे हो, रिसीट मतलब पैसा आना चाहिए, तो रिसीव्ड हुआ तो कैश आ गई, या बैंक में पैसा आ गया तो रिसीट में आएगा। अब इससे तो पैसा लेना बाकी है ना। हाँ, तो बोलो इनकम रिसीवेबल्स एंड इवन अमाउंट पेएबल, क्या ये कभी भी आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ। एंड दिस अकाउंट इज बेस्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो जैसे प्रॉफिट कंसर्न्स के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। एवरीबॉडी? यस सर। एंड दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी ये दिखाएगा आपको। तो ऑब्वियसली जैसे कैश बुक है वैसे ही है, तो कैश बुक में जैसे हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, और जैसे हम कैश बुक क्लोज करके बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं वैसे यहाँ पर भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होगा एवरी ईयर एंड पे। ओके। अब रिसीट के टाइप्स, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट यानी क्या सर? कैपिटल रिसीट, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट कंसर्न, चलो पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं, अपने पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स पढ़े, तो पार्टनर्स ने कैपिटल लाके दिया, ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। पार्टनरशिप फर्म ने कुछ गुड्स सेल किए, ये कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बिल्डिंग बेच दी, पैसा आया, ये कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट। सर जो कभी कभी होगी, जो बार बार नहीं होने वाली है, वो कैपिटल रिसीट्स, और जो बार बार रिकरिंग बेसिस पर होगी, एवरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको रिसीट करोगे, तो दोज रिसीट्स विल बी रेवेन्यू रिसीट्स। समझे बात? आई होप सो। सो ऑल सच रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है घड़ी घड़ी होने वाली रिसीट्स, तो नॉन रिकरिंग यानी घड़ी घड़ी नहीं होगी, एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स। स्पेसिफिक डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, ये हर्ष आया हमारी संस्था में, बोला सर मी आता एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट आहे, so I want to donate for the construction of building of this संस्था, this charitable organization। सर आपका प्रोजेक्ट यानी बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? बोला कितने? 10 करोड़ रुपए है। सर 9,99,999 रुपए लिखो सर, 1 रुपए आप डाल देना सर। 9,99,99,999 रुपीज इसने मंजूर कर दिया, वो दे रहा है हमको पैसा। बोलो ये कौन सी रिसीट है हमारी? कैपिटल रिसीट। जान दो 9,000 रुपए दे रहा है, बोलो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक डोनेशन दे रहा है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसा डोनेशन लोगों से लेते जाएंगे, जब पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा बिल्डिंग का काम शुरू कर देंगे। ऐसे ही तो चैरिटेबल ट्रस्ट के बिल्डिंग्स अलग अलग एसेट्स होते हैं, बराबर? यस सर। सो उसने हमें ये पैसा बार बार देना है क्या? नहीं, एक ही बार देना है। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के लिए वो स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। अब कभी SVKM में वो कुछ कार्निवल वगैरह होता है, वहां कभी गए होंगे, तो वो स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। जो भी लोकल बिजनेसेस है ना, उनसे जाके स्पॉन्सरशिप फीस लाते हैं कि हम आपका बड़ा बैनर लगाएंगे, हमारे इवेंट में इतने सारे लोग आएंगे, तो आपकी दुकान का नाम पढ़ेंगे, तो आपके कस्टमर बनेंगे, तो आप उनको स्पॉन्सरशिप दो, यानी आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, और उनको पैसा मिलेगा। फिर उन पैसे से वो क्या करेंगे? वो अपना इवेंट कंडक्ट करेंगे, बराबर? SVKM ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्राइवेट स्कूल है, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैं सिर्फ एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हो गए, लाइब्रेरी की फीस हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ये सारे रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स। और बाकी रेवेन्यू रिसीट्स, ये तो सर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन फी, लॉकर रेंट। अगर समझो हमारा कोई क्लब है, वहां पे हमने स्विमिंग पूल वगैरह बना के रखा हुआ है कि सारे हमारे मेंबर्स आएंगे और क्लब का स्विमिंग पूल यूज करेंगे। एक लाइब्रेरी बना के रखा है जहाँ वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रीड कर सकते, गपशप कर सकते, बातें कर सकते। तो हमने वहां पर एक लॉकर भी बना के रखा है कि स्विमिंग पूल यूज करना है तो लॉकर लगेगा, लोग उसमें मोबाइल फोन, अपने वैल्यूएबल्स रखेंगे सारे, तो वो लॉकर का हम रेंट चार्ज करेंगे। तो वो तो कंटिन्यूस बेसिस पे मिलेगा ना हमको, कि तुमको अगर साल भर के लिए स्विमिंग पूल की सर्विसेज यूज करने हैं तो साल भर के लिए लॉकर का रेंट दो, बार बार देना पड़ेगा। तो वो कौन सा रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो ऐसे 2 प्रकार के रिसीट्स होते हैं। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो सारे जाएंगे कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
और ये जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं वो सारे जाते कहाँ, बैलेंस शीट। सर ये तो हमको मालूम है, बराबर। ये अभी जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये आपने सुनना है, समझना है, पर जब एग्जाम्पल सॉल्व होगा पहला, उसमें मैं स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को, उसके बाद आपको ये बड़ा आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम फाइनल अकाउंट्स जो आप बनाते हो प्रॉफिट कंसर्न के, एग्जैक्टली वैसा ही ये भी है। जैसा आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वैसा ही कहीं ना कहीं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा, थोड़ा फर्क है। एंड जैसे आप वहां बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही यहाँ बैलेंस शीट बनाना है, मामूली फर्क है। आ रहा है थोड़ा समझ में, सुनते रहिए। सर तो पेमेंट्स, जैसे रिसीट्स में दो टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू, वैसे ही पेमेंट्स यानी एक्सपेंडिचर्स में भी दो टाइप, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कौन से एक्सपेंडिचर? बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना और ऐसी चीजें खरीदना जो हम बार बार नहीं खरीदेंगे, ऐसे पेमेंट करना जो हम बार बार नहीं करेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाई तो एक फ्लोर और बढ़ाया, तो एक फ्लोर के लिए जो भी पैसा खर्च किया वो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कौन से एक्सपेंसेस? सैलरी देंगे, जो भी स्टाफ काम करता होगा हमारे क्लब में, हमारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सैलरी जो देते हैं हर महीने देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरना पड़ेगा, क्लीनिंग एक्सपेंसेस हर महीने पे करने पड़ेंगे, इंश्योरेंस हर महीने पे करना पड़ेगा, कोई टैक्सेस वगैरह लगते होंगे तो वो हर महीने। टैक्सेस, ये इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, इनको इनकम टैक्स नहीं लगता, बट हाँ इनको बाकी टैक्सेस लगते हैं जैसे जीएसटी, और भी इनके कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं। बहुत सारी लैंड होती है इनके पास, तो वो लैंड का म्युनिसिपल टैक्सेस तो पे करना ही पड़ेगा ना इस संस्था को, क्योंकि वो प्रॉपर लोकल अथॉरिटी को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इनसे, जिससे वो लोकल अथॉरिटी उस पर्टिकुलर सिटी का या टाउन का डेवलपमेंट कर सके। ऐसे तो सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड व्हाट नॉट, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार 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 लगेंगे, और जो आपको एक दो बार ही लगेंगे। जैसे लैंड खरीदा, बस एक ही बार पैसा देना पड़ेगा, मशीन खरीदा एक ही बार पैसा देना पड़ेगा, फर्नीचर खरीदा एक ही बार पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी हो गई क्या? कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधी बैलेंस शीट में जाएगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ओके, तो ये उन्होंने बताया कैपिटल एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है। क्या आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स याद है? पढ़ा है आपने 11th में। ऐसे खर्चे जिनका बार बार तो होते नहीं है और जिनसे फायदा भी लॉन्ग टर्म तक मिलता है, बट सर वो खर्चों से कोई एसेट हमारे पास नहीं आती, ऐसे खर्चे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। अब दोस्तों सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग खरीद ली, और तो क्या उसका फायदा मेरे को बहुत लंबे समय तक मिलेगा? या एक नई मशीन खरीद ली, क्या उसका फायदा मुझे बहुत लंबे समय तक मिलेगा? हाँ, तो वो मशीन पे किया हुआ खर्चा कौन से टाइप का खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बैनर बनाया, और वो बैनर मैंने लगा दिया कॉलेज के सामने, ज्ञान सुमन एकेडमी 11, 12 सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट क्लासेस अवेलेबल, एंड रिजल्ट वगैरह डाल दिए बच्चों के, कुछ ऐसा बैनर बना के लगा दिया, और एकदम अच्छी क्वालिटी का बैनर बनाया जिसको 4 साल तक कुछ नहीं होगा। क्या बच्चों 4 साल तक वो बैनर को बच्चे देख देख कर मेरे पास एडमिशन लेते रहेंगे, तो मुझे उस बैनर से बेनिफिट होते रहेगा? हाँ। तो खर्चा तो एडवर्टाइजमेंट का है, तो एडवर्टाइजमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, बट सर इससे फायदा तो लॉन्ग टर्म मिल रहा है ना, 4 इयर्स, तो ये तो कैपिटल नेचर का हो गया। बट सर कैपिटल नेचर का भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास कोई एसेट नहीं आई बिजनेस में, बैनर तो वहां लटका पड़ा है ना, तो मेरे बिजनेस में कोई एसेट आई क्या? नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंस भी नहीं है, पर सर रेवेन्यू भी नहीं है, क्योंकि फायदा 4 साल तक मिलेगा। इसीलिए एक नया टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर का नाम रख दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड यानी क्या कि हम उस खर्चे को डिफर करें। तो 10,000 का खर्चा मैंने किया था उस बैनर को बनाने के लिए, पर फायदा कितने साल तक मिलेगा? 4 साल। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे 10,000 के खर्चे को डिफर कर दूंगा 4 इयर्स के लिए, 2,500 हर साल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बुक कर दूंगा। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? और इसकी फिक्टिशियस एसेट बना दूंगा जो कि 10,000 की होगी, क्योंकि 10,000 पे किया है, और इसमें से फिर 2,500 हर साल P&L के डेबिट में लेते जाते। ऐसे इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है उससे। ओके, तो सर
अब कंक्लूजन, सारी रिसीट्स दो टाइप की होती है, रेवेन्यू या कैपिटल, और सारे पेमेंट दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल। बताओ रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल रिसीट्स कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट। वो लाइबिलिटी में जाएगी, ये नॉनसेंस बात है, वो बाद में सीख लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगी यानी क्रेडिट साइड में जाएगी, वो भी बाद में देख लेंगे। अच्छा, पेमेंट में रेवेन्यू पेमेंट्स कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल पेमेंट्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। बिल्डिंग खरीदी तो एसेट बनेगी, मशीन खरीदी तो एसेट बनेगी, हाँ सर। और सर हमने किसी से लोन लाया तो ये कैपिटल रिसीट हुई तो ये लाइबिलिटी बनेगी। समझ रहे हो क्या है, ये तो बहुत बेसिक बात है। किसी से आपने लोन लाया, क्या लोन रोज रोज लाने वाले क्या, नहीं। तो लोन लाया तो पैसा आया, पैसा आया मतलब रिसीट, कौन से टाइप की रिसीट है, कैपिटल रिसीट। और बोलो लोन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। थोड़ी बात समझ में आई। तो ऐसा कुछ आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, और फिर सब्सक्रिप्शंस बड़ा स्पेशल आइटम है क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की बात कर रहे हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्लब्स, अलग अलग ये जो छोटे मोटे और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे लोग मिलकर के कुछ काम करते हैं, क्या उसमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है, हाँ। तो वो सब्सक्रिप्शन मनी उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसीट्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, जहाँ से पैसा आता है उस क्लब के पास। तो फिर क्लब उस पैसे से कुछ ना कुछ क्या करता है, खर्चे करता है अलग अलग प्रकार के। तो सर टू सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो इतने पसंद कर लेते हैं अपने क्लब को कि वो बोलते हैं सर लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे दो आपके क्लब की, तो लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये सारी प्रकार की रिसीट्स है अलग अलग, सबके बारे में हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। ये अगर स्कूल वगैरह है तो ट्यूशन फीस, टर्म फीस, क्रिकेट टूर्नामेंट फीस, टूर्नामेंट रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स, पुरानी न्यूज़पेपर बेच के आया हुआ पैसा, फाइन कलेक्ट किए, लॉकर रेंट, एग्जाम लेते उसकी फीस। तो ये सारी अलग अलग रिसीट्स हैं, और फिर उनका पेमेंट हम अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, सैलरी देते हैं, रेंट्स पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी पेपर्स लगते हैं ना वहाँ पर, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर जो भी लगेगा उसके लिए खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस, बैंक से लोन लिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट, वेजेस, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, इंश्योरेंस, मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, इधर उधर जाना आना, एनुअल फंक्शन लेते हैं, स्कूल्स में होते हैं ना एनुअल फंक्शन। तो इन्होंने एक जनरल फॉर्मेट दिया है कि सारी रिसीट्स एंड सारे पेमेंट्स, खर्चा कौन से भी ईयर का हो, कौन से भी टाइप का हो, कमाई कौन से भी ईयर की हो, कौन से भी टाइप की हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू, इस ईयर का हो, अगले साल का हो या पिछले साल का हो, वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। एंड दिस एक्ट्स एज अ ट्रायल बैलेंस फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स फाइनल अकाउंट्स। आ रही बात समझ। तो सर इसका इस्तेमाल करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये अब हमें सीखना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि यही तो मेन पर्पस है, यही तो हमारा फाइनल अकाउंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम सीखेंगे कब, ऑन मंडे। तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।